पवन राव आम्बेडकर, आपने सुना यहाँ पर राशिद खान हो, संगीत रागी हो, एक बात कॉमन है। और आज तो वैसे जी अलग ही इतिहास पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मजबूर किया गया हैदराबाद को, सरेंडर के लिए मजबूर सरदार पटेल ने किया। वो क्रेडिट किसको दिया जा रहा है? वो जिसकी वजह से देरी हुई। आदिति जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि सरदार पटेल साहब का अगर किसी ने पॉलिटिकल सबसे ज्यादा फायदा उठाया है तो वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। कितनी हास्यास्पद बात है कि आज संगीत रागी साहब बैठे हुए और पटेल साहब की बड़ाई कर रहे हैं। वही वो पटेल साहब है जिन्होंने आरएसएस को बैन किया। चलिए हम आगे मुद्दे पर आते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम इवेंट मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। इस देश के नागरिकों को यह पता चलना चाहिए कि वास्तव में इंटीग्रेशन ऑफ नेशन की हम बात कर रहे हैं। जो लोग आज लिबरेशन डे मनाने के लिए कह रहे हैं, उन्होंने इस देश में किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं किया है। ये इतिहास जानता है। और आरएसएस ने जिस तरह से इस देश में विचारधारा पनपाई और उसके आधार पर इस देश के टुकड़े हुए, इस देश के टुकड़ों को धर्म के आधार पर बांटा गया, वो पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता है। तो जिन्ना का क्या रोल था उसमें? आपने तो कहा आरएसएस ने विभाजन करा दिया, जिन्ना का क्या रोल था? ये रागी साहब बताएंगे कि नहीं, मैं आपसे जिन्ना का रोल पूछ रही हूँ। मैं जिन्ना साहब नहीं, आप इतिहास पढ़ा रहे हैं ना सर, नए सिरे से आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कोई रोल जिन्ना का भी होगा या नहीं है? मैं वहां भी आ रहा हूं, अब आप सुन लीजिए। और वहां तक आने से पहले नहीं, ये एक फैक्चुअल पॉइंट, एक फैक्ट था जो मेरे को आपके जहन, मुझे आपकी जिस तरफ अटेंशन लानी जरूरी थी। और दूसरा जो सवाल बार बार उठ रहा है रजाकारों के रोल का, हैदराबाद के भारत में विलय को लेकर, उस पर भी जवाब दीजिए सर। हिस्ट्री आधी मत पढ़ाइए, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मत पढ़ाइए प्लीज। बिल्कुल नहीं, मैं हम साफ सुथरी बात कर रहे हैं। हम ना जिन्ना की बात करते हैं ना रजाकारों की बात करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हाँ, आप तो निजाम की बात करते हैं, आप तो निजाम की बात कर रहे हैं ना। अब निजाम पर भी आते हैं। मैं एक एक चीज सुन लीजिए। त्रावणकोर 565 जो देसी रियासतें थी, उसमें से जो मेन मुख्य रियासतें थी उनका नाम ही नहीं लिया जाता है। त्रावणकोर की मैं बात करता हूं। सीपी सर आप अभी हैदराबाद की बात कर लीजिए, इतिहास में मत फंसाने की कोशिश कीजिए और इतिहास का इस्तेमाल भी मत कीजिए बच निकलने के लिए। आपसे जो सवाल कर रही हूं उनका सीधा जवाब दीजिए प्लीज। इस देश के नागरिकों को जानने की जरूरत है। हाँ, इस देश के नागरिकों को जानने की जरूरत है कि निजाम का महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है। इस देश के नागरिकों को यह जानने और समझने की भी जरूरत है कि सरदार पटेल की अनदेखी करने की कोशिश क्यों की जा रही है। और इस देश की जनता को यह जानने का भी सबसे ज्यादा हक है कि इस लड़ाई को निजाम वर्सेस गोडसे क्यों बनाया जा रहा है। आदिति जी, मैं जो कहना चाह रहा हूं आने दीजिए, इस देश के नागरिकों को पता न चले। नहीं सर, आप इतिहास पर रहिए, तो तथ्यों पर रहिए और मुद्दे पर आ जाइए प्लीज। त्रावणकोर को छोड़ दीजिए, हैदराबाद पर रहिए। उन्होंने पाकिस्तान से विलय करने का पूरा निर्णय कर लिया था। आप जूनागढ़ की भी बात करिए और आप सबसे महत्वपूर्ण बात है कश्मीर की बात करिए। क्यों कश्मीर के राजा हरि सिंह जी ने जब इस देश का बंटवारा हुआ, तो जिस तरह से आरएसएस और जिन्ना ने इस देश का बंटवारा हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर किया, तो राजा हरि सिंह ने इस देश में विलय क्यों नहीं किया? इस पर सबसे बड़ा प्रश्न आना चाहिए। दूसरा प्रश्न कि इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया की बात, जो स्टेट्स डिपार्टमेंट के हेड थे पटेल साहब ने कश्मीर पर इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया? वहां पर नेहरू साहब की एंट्री क्यों थोड़ा सा और पढ़िएगा, थोड़ा सा और पढ़िएगा। सरदार पटेल की क्या राय थी? नहीं, आप थोड़ा सा इतिहास और पढ़िएगा। सरदार पटेल की क्या राय थी उस डिटेल के बारे में, वो डिटेल आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है प्लीज, जरूर पढ़िएगा। लेकिन आप जो सवाल उठा रहे हैं, आपने जो सवाल उठाया, आप मतलब जो इतिहास पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं सरदार पटेल कश्मीर को लेकर सीरियस क्यों नहीं थे। आप दूसरी स्टेट का जिक्र कर, जो आपसे सवाल है उससे थोड़ी भागेंगे। आप उससे क्यों भाग रहे हैं? जैसे थोड़ी देर पहले असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे, वो क्या कर रहे थे? वो सरदार पटेल को, उनके रोल को की अनदेखी कर रहे थे, जबकि तारीख साफ ये कहती है कि हैदराबाद जो है वो सरदार पटेल की वजह से लिबरेट हुआ, आजाद हुआ, फिर आंध्र प्रदेश बना,
सरदार को क्रेडिट क्यों नहीं देते हैं असदुद्दीन ओवैसी जी? हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया और हमको उस जमाने में 99% लोग की ही ख्वाहिश थी और मेरे बुजुर्गों की वही ख्वाहिश थी। इसीलिए हम संविधान में कहते कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत विच इज इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है ये। अब आपको एक के पीछे पड़े हुए सब इसमें सब लोग थे ना। आप भूल जाएंगे नेहरू को, आप भूल जाएंगे वीपी मेनन को, आप भूल जाएंगे उस वक्त के गृह मंत्री को, डिफेंस मिनिस्टर को, सॉरी, सबको भूल जाएंगे क्या आप? लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी, मौजूदा जो सियासत हो रही है, कल अमित शाह की रैली है, अगले साल तेलंगाना में चुनाव है, तो क्या आपको बीजेपी के मजबूत होने का डर लग रहा है और इसीलिए जो नई डिबेट आपने शुरू कर दी है निजाम वर्सेस गोडसे? मेरा मानना यह है कि तेलंगाना में आज भी बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी नहीं बन पा रही है। वो जमीनी हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए क्योंकि आइंदा साल चुनाव है दिसंबर में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ। इसीलिए 8 साल के बाद इनको ख्याल आया। भाई जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी आपको ख्याल नहीं आया, प्रधानमंत्री मोदी 8 साल से आपको ख्याल नहीं आया, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए ये सब चीजें शुरू हो चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी जी न्यूज के साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जो एक और सवाल उठा, सरदार पटेल की जिस तरह से अनदेखी करने की कोशिश की गई, उसके बाद सवाल यह भी उठा कि सरदार पटेल का सियासी इस्तेमाल किया गया है। यह आरोप लगाया आप पर एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने कि सरदार पटेल का सबसे ज्यादा सियासी इस्तेमाल आरएसएस और बीजेपी ने किया है। देखिए, राष्ट्रीय गौरव का गौरवगान करना भारतीय जनता पार्टी ने अपना दायित्व माना है और ये हमारा धर्म है, हमारा राष्ट्र धर्म है कि भारत को सार्वभौम शक्ति बनाने में जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे सरदार पटेल जी का जयगान करने में हमको गौरव की अनुभूति होती है। अब अगर किसी को जिन्ना का जयगान करने में अनुभूति होती हो तो वो पाकिस्तान में जाके कर सकता है। हम तो सरदार पटेल जी के गौरवगान करेंगे, क्योंकि अगर उनकी दूरदर्शी शक्ति ना होती तो क्या हैदराबाद आज का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो पाता? क्या निजाम की ये जो है इच्छा थी? रजाकारों ने जिस तरह का रक्तपात किया, और रजाकारों के वंशज कौन है और उनके राजनीतिक इरादे क्या है, ये लोगों को पता होने चाहिए। तो हैदराबाद मुक्ति संग्राम के संदर्भ में आज जब अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है, हैदराबाद के सामान्य लोगों को जानना क्या उनका संवैधानिक अधिकार नहीं है? अगर उस उत्सव को मना रहे हैं तो उनको आपत्ति क्यों हो रही है? आपत्ति हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि इनका अपना जो इतिहास है वो इनके लिए दंश है, वो कलंकित इतिहास है। वो रजाकारों से जोड़ रहे हैं ना। देखिए अभी इस पैनल में जो राशिद खान जी बैठे हैं वह भी यही कह रहे हैं कि कासिम रिजवी वही एमआईएम का संस्थापक था और कासिम रिजवी ही निजाम की जो रक्तपात करने वाली सेना था रजाकारों की, उसका कमांडर इन चीफ था। तो एमआईएम का जो नींव है उसमें रजाकार है और रजाकारों में रक्तपात है। तो रक्तपात का जो कलंकित इतिहास है उसके कारण उनको जो है जब भी हैदराबाद मुक्ति संग्राम का उत्सव मनाया जाएगा तो उनको पीड़ा होगी और उस पीड़ा का प्रकट कर रहे हैं वो। जवाब दीजिए अंबेडकर जी। जी अदिति जी, प्रेम शुक्ला साहब जो है सिर्फ रजाकारों पर ही टिके हुए हैं। हमने पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं, हम रजाकारों से कोई वास्ता नहीं रखते हैं, ना ही जिन्ना से वास्ता रखते हैं। क्या प्रेम शुक्ला साहब जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह का विरोध करेंगे? क्या त्रावणकोर के अभी आप हैदराबाद पर रह लीजिए ना सर, ये हैदराबाद पे जवाब थोड़ी है। अरे देश को सब कुछ पता चलना चाहिए कि हैदराबाद के अलावा 565 रियासतें थी, जिसमें से 5 रियासतें ऐसी थी जो नॉन मुस्लिम लोग राजाओं के हाथ में थी। कश्मीर किसके हाथ में था? राजा हरि सिंह के। त्रावणकोर किसके हाथ में था? सीपी रामम स्वामी अय्यर के हाथ में था। जोधपुर किसके हाथ में था? राजा हनुमंत सिंह के हाथ में था। इनका भी तो इतिहास इस देश के नागरिकों को पता चलना चाहिए। क्या ये राजा हनुमंत सिंह